नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के सीरीज को देख रहे हैं। घटना चक्र सीरीज दोस्तों हम लोग 3 सेगमेंट वर्क कर रहे हैं। पहला है पॉलिटी वाला सेगमेंट। पॉलिटी वाला सेगमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है आपका है ज्योग्राफी वाला सेगमेंट। ज्योग्राफी वाला सेगमेंट दोस्तों आपका लगभग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद दोस्तों आज हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे कहां से? आपके गांधीयन मूवमेंट से। कहां शुरुआत करेंगे? गांधीयन मूवमेंट से शुरुआत करेंगे और गांधी जी जहां सरमोन हुआ है वहां से। इसके पहले क्यों नहीं, यहां से क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि गांधीयन जो मूवमेंट है, गांधीयन इरा से प्रश्न और गांधी से लेके गांधी के बाद जो मतलब लगभग 1947 तक का प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां फैक्ट कम, अगर हम कॉन्सेप्ट थोड़ा कहानी तरह सुन ले, उसे क्या हो जाता है, चीजें याद हो जाती हैं और हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। ठीक है। तीसरी चीज इसका लॉजिक ये है क्योंकि जो गांधीयन मूवमेंट है, वास्तविक लड़ाई जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है। और यहाँ ज्यादा आपको फैक्ट मिलेगी, यहाँ ज्यादा चीजें मिलेंगी जो आपको लिए बहुत ही मददगार होने वाली। ठीक है। आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों गांधी मूवमेंट की। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दे, अपने चैनल पे अमोक क्लासेस जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे डेली आपके टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के साथ साथ अगर अदर एग्जाम कोई देने जा रहे हैं, चाहे आरओ यारो, जिस हिसाब से आरओ यारो पैटर्न बदल रहा है, उस हिसाब से आपके लिए ये पैटर्न बहुत ही जरूरी है। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। इसे देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। देखिएगा क्या है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन देखिएगा क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ है? हर कोई जानता है, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। कहां हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हो रही है, कहां हो रही है? राजकोट में हो रही है। कहां हो रही है? राजकोट में हो रही है। और गांधी जी की अल्प आयु मतलब लगभग 13 वर्ष में क्या हो, इनकी शादी हो जाती है। किससे हो जाती है? कस्तूरबा गांधी जी से हो जाता है। किससे होता है? कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। ठीक है। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन बैरिस्टर की परीक्षा पर किया, चूंकि उन्होंने जो बैरिस्टर की डिग्री लिए थे, कहां से लिया था? जाके लंदन से लिया था। ठीक है। भारत में वो नहीं पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद करमचंद गांधी जो थे पोरबंदर, बांकानेर और राजकोट के दीवान थे। जो गांधी जी के पिताजी थे वो क्या थे? उनका नाम क्या था? करमचंद था। करमचंद जी जो थे पोरबंदर, बांकानेर और राजकोट के क्या थे आपके? वो दीवान थे। ठीक है। आगे देख चलिएगा। ये गांधी जी के पिताजी थे और इनका जो उपनाम था, क्या नाम था? काबा। क्या नाम था? काबा गांधी था। किसका? करमचंद गांधी जी का जो अब अन्य नाम था उसका क्या नाम था? काबा। ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1894 में। ठीक है। स्थापना दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे। ध्यान देना है क्योंकि गांधी जी न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा इन्होंने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और क्या किया था? लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके अंदर जो भय था उसको खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अपने सहयोगियों की सहायता और उन्हें टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं पर रहने लगे। क्या किया था? सहयोगियों की सहायता से क्या किए थे? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार को प्रकाशित किया था। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया आपके, इंडियन ओपिनियन अखबार किसने संपादित किया था या किसने इसे शुरुआत किया था? इसका क्या नाम होगा आंसर? महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये किस भाषा में लिखी गई? क्योंकि कई बार आपसे भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और पीसीएस अक्सर यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। ठीक है। किस भाषा में था? गुजराती में था, हिंदी में था, तमिल था, अंग्रेजी में था। में ये इन भाषाओं में प्रकाशित होता है। ध्यान देना ये वाली बात है, ये उर्दू में नहीं प्रकाशित हुआ था। किसमें? उर्दू में। उर्दू में नहीं प्रकाशित हुआ। ठीक है। उर्दू में इसे लिख लीजिए कहीं, उर्दू में प्रकाशन नहीं हुआ था इसका। गांधी जी ने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में क्या किया? एक आश्रम स्थापित किया था। कहा किया था? फिनिक्स जो आश्रम था कहां पे? डरबन में स्थापित किया था। ठीक है। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोल दिया गया। कब खोल दिया गया? 2000 में। इसे चूंकि भारतीय जो वहां पे दूतावास था और भारत की सहायता से क्या किया गया, उसको फिर से शुरू किया गया फिनिक्स आश्रम को। ठीक है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था, क्या होगा इसका आंसर? फिनिक्स था। ठीक है।
उनके विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद और अत्यधिक जोर दिया गया। किस पर दिया जाएगा? व्यवहारिक आदर्शवाद पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। किसको हटाने की? राज्य। राज्य क्या है? राज्य का मतलब ये था, चूंकि हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, जो पोलिटी वाला राज्य, उसकी बात करता। उनका मानना यह था, सब अगर सज्जन हो जाए, सब अगर सत्य बोले, तो राज्य, पुलिस, क्या क्या, जैसे राज्य होता है, पुलिस होती है या प्रशासन होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब अपने अपने सत्य बोलने लगे, हमें इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, मतलब उन्हें दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, आगे चलिए। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आखिर जो गांधी जी का राम राज्य है वो किस पे आधारित है, तो उसका क्या उसका आंसर होगा सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, उन्होंने सत्य और अहिंसा के अपने स्वप्नों को नवीन समाज के आधार बनाया। कब बनाया? सत्य और अहिंसा क्या बनाया? नवीन समाज का आधार। उनका कहना यह था, अगर हम सत्य से हैं और किसी पर कोई हिंसात्मक भावना न रखें ना तो करते हैं, तो स्वाभाविक है हमें कोई हिला नहीं सकता। हम अपने सिद्धांतों पे, अपने कर्मों पे क्या रहेंगे? अडिग रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। ठीक है, वे व्यक्ति के हित में के साथ साथ समाज के हित में ध्यान रखते थे। उनका कहना यह था, भाई साहब, आप व्यक्ति को हित सर्वोपरि है ही है, लेकिन समाज का भी हित सर्वोपरि। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आप व्यक्ति के लाभ के लिए समाज को उपेक्षा कर दे, या फिर समाज के लाभ के लिए व्यक्ति की उपेक्षा नहीं किया जा सकता। दोनों को उन्होंने क्या किया? समतुल्य भावना से देखा है। ठीक है, आगे चलिएगा। वे अपने सामाजिक न्याय के उत्तर सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से देना चाहते थे। ठीक है, वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुईस फिशर से स्वयं कहा। लुईस फिशर कौन था? लुईस फिशर दोस्तों, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उस वक्त यह अमेरिकी पत्रकार था। क्या था? अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, उसी समय कब आया था? ये भारत आया था। ठीक है, उन्होंने उससे, और लुईस फिशर ने क्या किया? महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उसी ने लिखी। तो उसने लुईस फिशर ने लिखा। ठीक है, ठीक है, जो दरअसल जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस वक्त लुईस फिशर भारत में ही था। ठीक है, और लुईस फिशर से गांधी जी ने कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। सर्वोदय मतलब यह है कि समाज के सभी वर्गों का उदय। ठीक है, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के वर्ग हैं और सभी को क्या करना है? हमें उत्थान करना है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है। क्या मिलती है? मार्क्सवाद की झलक मिलती है। ठीक है, गांधी जी श्रम की अवधारणा को महत्व देते थे। क्या कहते थे? श्रम की अवधारणा को महत्व देते थे। उनका कहना मतलब यह था, वैसे श्रम करना पड़ेगा, आलसीपन के या फिर ये सोचे कि हमारे घर पे हमारे बिस्तर खाना आ जाए, ये नहीं हो सकता। हर सभी को अपना कर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि गांधी जी के जो भगवत गीता थी, भगवत गीता के बहुत अच्छे वो फॉलोअर भी थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप से देना चाहते थे। ठीक है, प्रत्येक से उनके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। यानी जिसकी जैसा का आवश्यकता हो और जिसका जैसा श्रम हो, उसको वैसे उसका पारिश्रमिक मतलब श्रम का जो भुगतान होता है, जिसे हम वेजेस कहते हैं, उसको दिया जाए। ठीक है, गांधी मार्क्सवादियों की भावी आदर्शवाद की व्यवस्था की सत्ता नहीं मानते थे। ठीक है, उनका कहना मतलब ये था, जैसे समाजवादी क्या मानते थे, जो समाजवादी क्या, उनको हम साम्यवादी कहते थे। साम्यवादी कहना था कि भैया सत्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि सामूहिक साधन होना चाहिए, और क्या है, सभी संसाधनों पर सभी वर्गों का हित होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था, जो समाजवाद था, उनका कहना यह था कि बड़े वर्गों का होना नहीं जरूरी है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं कहा। गांधी जी कहते सबको उत्थान करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बड़े लोगों को सर काट के नीचे वालों को जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी जी ने स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। यानी ऐसी समस्या जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, उसको हम सुलझाने में लगे हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी जी समाजवादियों के एक व्यक्तिवादी और समाजवादी के एक मार्क्सवादी भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही रूप से कहा जाता है। ठीक, आगे चलिएगा। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति को, हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान पर रखा। इसका मतलब क्या? उनका कहना है था, जो हमारा हड़ताल है, जो हम लोग हड़ताल वगैरह करते हैं, इससे पहले हमें आग्रह करना चाहिए, किसी से विनय करना चाहिए। जब हमारी बात नहीं मानता, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हड़ताल करना चाहिए। ठीक है, जबकि उपवास को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना। क्या कहा? भाई साहब, जो उपवास है हमारा सबसे अच्छा अस्त्र है। ठीक है, आगे चलिए। उन्हें अग्नि बाण कहा। क्या कहा? उपवास को क्या कहा उन्होंने?
अग्नि बाण कहा। और जब इतिहास पढ़ेंगे आप आगे घटनाओं को देखेंगे, और गांधी जी ने अपने इसी अग्नि बाण को कई बार प्रयोग किया है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट जब 1932 में हुआ, उसी समय भी गांधी जी इसका कई बार प्रयोग किए थे। ठीक है, जैसे उसमें आमरण अनशन पे बैठ गए थे समझौता को लेकर। ठीक, आगे चलिएगा। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब गांधी जी कहते थे भाई साहब सत्याग्रह करिए, सत्याग्रह करिए, सत्याग्रह करिए, इसका मतलब ये नहीं होता उसको पकड़ो और लेकर मतलब को हरा दो तलवार लेकर या गोली लेकर मार दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमें सामने वालों को कितनी बार बताना है चीजों का, विनयपूर्वक आग्रह करना है, ताकि उसका जो मनोभाव है, उसकी जो भावना है, हमारे प्रति द्रवित हो जाए और हमारी बातें मान ले। अब ना माने तो उसके बाद अगला झलक आगे मिलते हैं। ठीक है, यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। स्वाभाविक है, अगर कोई दुश्मन है आपका या कोई शत्रु है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, कितनी भी एक बार तो आपको पीटेगा ही पीटेगा। वही तो है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में सिमट हुआ था। गांधी जी ने कहा कि जो अगर कोई हमें एक घंटा पीट रहे तो हमें दूसरा घंटा बुलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा अच्छा दूसरे घंटा पीट दे तो चौथा कहां से लाएंगे? तो स्वाभाविक है गांधी जी का फिलॉसफी और सुभाष चंद्र बोस या जो नवयुवक फिलॉसफी थे उसमें काफी इस विचार को लेकर काफी मतभेद भी मिलता है। खैर उस पर हम नहीं चलते, आगे चलते हैं। ठीक है, गांधी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। यानी भैया हमें परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण कर ले, स्वाभाविक है हमारे यहाँ परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिवार नियोजन मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, स्वाभाविक है। ठीक, खैर आजकल बच्चा बच्चा समझता है। महात्मा गांधी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी कौन दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए कहा गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहा गए थे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका में वर्ष लगभग 21 वर्ष रहे। कब रहे? कितना वर्ष रहे? लगभग 21 वर्ष रहे। और जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब? किस जनवरी को? 9 जनवरी। इसलिए 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है, जिस दिन गांधी जी भारत आए थे उसी दिन को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे चलिए। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। क्योंकि जब गांधी जी अफ्रीका रह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे तो हुआ क्या था कि काफी ज्यादा फेम इनको मिल गया था। वहां भी फेम था और यहाँ भी उस नाम का फेम। यदि कोई भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस वक्त कोई बोल ही दे, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके खिलाफ अगर गांधी जी बोल रहे हैं, स्वाभाविक है उनका नाम बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, भारत आने वाले उनका उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी, भारत में आने पर उनका संपर्क जो है गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले उस वक्त क्या थे? नरमपंथी नेता थे। कैसे थे? नरमपंथी, नरमपंथी नेता थे। और चूंकि नरमपंथी नेता थे और भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, उनका जब मुलाकात हुई तो उन्हीं ने उसी समय गांधी जी ने क्या किया, उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। क्या बना लिया? राजनीतिक गुरु बना लिया। ठीक है, उनके प्रभाव के आकार उन्हें अपने भारत के सक्रिय रूप राजनीति से जोड़ा। चूंकि जो गोपाल के गोखले जी थे काफी प्रभावकारी नेतृत्व वाले थे। ठीक है, अगर प्रभावकारी नेतृत्व, स्वाभाविक है उनका सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ना तय था। और उनके प्रभाव में आकर गांधी जी भी क्या किए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, और क्या किया? महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में भारत में आए थे। जब ध्यान देना है 1915 से पहले 1901 में भी गांधी जी आए थे। कब? 1915 से पहले 1901 में भी आए थे। और जब वो आए थे तो एक कांग्रेस का अधिवेशन चला, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। इस अधिवेशन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव पारित हुआ था। ध्यान देना, क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका पर क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा जो कि काफी अच्छे नरमपंथी नेता थे, इन्होंने ही क्या किया था? इसका 1901 की अध्यक्षता किया था, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस की। ठीक, ज्ञातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में भारत आए थे और इसी दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना किया था। अगर पूछा जाए आखिर गांधी जी ने विधि कार्यालय की स्थापना कब किया था, उसका क्या आंसर होगा? 1901। और कहाँ किया था? क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र में या फिर बंबई में, तत्कालीन बंबई में। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। क्या किया था? सत्याग्रह की स्थापना की थी। कहां पे?
अहमदाबाद के कोचरब में। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया गांधी जी जो आप अगर भारत आए थे उनका पहला आश्रम पूछा जाए तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे चलिए। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा दृष्टि से 17 जून 1917 में साबरमती किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि सर्वप्रथम कहाँ स्थापना हो रही है 1915 में, कहा कोचरब में। उसके बाद इसका नाम क्या दिया गया था, सत्याग्रह आश्रम। क्या है नाम इसका, सत्याग्रह आश्रम। इसके बाद क्या किया गया, सत्याग्रह आश्रम का नाम क्या कर दिया गया, इसे फिर स्थानांतरित कर दिया कब, 1917 में। कब करिए, 1917 में स्थानांतरित कर दिया। कहा, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए के सक्रियता समझते थे। यानी उनका कहना था अगर राजनीति में हमें सबकी सब भागीदारी हो जाए, सबकी उत्थान करना हो तो राजनीति क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर दिया गया। यानी उन्होंने बताया जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अगर हमें इसे सुधारना है क्या किया जाना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्ता विकेंद्रीकरण क्या होगा, जो जन हम भागीदारी है जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, पंचायती राज। ठीक है, इसी आधार पे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। विकेंद्रीकरण सत्ता उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव के प्रबंध और प्रशासन के लिए सक्रिय बनाना। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत के, अभी दिनों काफी ज्यादा पढ़ाई हो रही पंचायत के। क्या इसमें यही बताया गया है कैसे हम अपने आप को, पंचायतों को अपने सक्रिय बना सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ठीक है, गांधी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था। यानी जो गांधी जी का राजनीति था उसमें क्या था, नैतिकता भी थी, धर्म भी थी, मानवता भी था, इन सबका समावेश था। लेकिन आज में नैतिकता तो बिल्कुल नहीं है, किसी राजनेता के अंदर नैतिकता नहीं मिलेगा। वहीं उन्हीं से मिलने जाएंगे जिससे उनका फायदा होगा, फोटो उसी के साथ लेके खिंचाएंगे जहां उनका फायदा होगा। राहुल गांधी किचन उसी के यहाँ खाना खाएंगे जिसके यहाँ उनका फायदा होगा। ठीक है, ये सब राजनीति ऐसी खेली जाती है। खैर, गांधी जी के पूर्ण आदर्श और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई भी स्थान नहीं। यानी क्या देना है, आदर्श और राजनीतिक पूर्व व्यवस्था के लिए, तो सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है, आगे चलिएगा। वे राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। राजविहीन समाज की स्थापना मतलब मैंने बता दिया ना कि ऐसा स्टेट हो, ऐसा समाज हो जहां राज्य के कोई काम हो। राज्य मतलब जहां स्टेट पुलिस आपने सुना होगा कि जहां पुलिस व्यवस्था या प्रशासन का कोई बात नहीं होती, वहां उसकी स्थापना की वो बात करते हैं। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया। क्या क्या, निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, परंतु बाद में गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। क्योंकि पहले क्या, जो पहली बार गए थे वो कहते हम निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, लेकिन बाद में उनको समझ में आया इसका नाम परिवर्तित करना चाहिए और इसका नाम क्या कर दिया, सत्याग्रह से स्थान पर क्या कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि भारत ने गांधी जी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया है। ठीक है, हालांकि गांधी ने सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। क्या किया, कहा निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। क्या है, राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। ठीक है, क्या कहा कि भैया साहब ये जो आपका निष्क्रिय प्रतिरोध है ये क्या राजनीतिक अस्त्र है, जबकि जो सत्याग्रह है आपका एक नैतिक शक्ति। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ जो है सत्य को मानकर किसी वस्तु से आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा को उत्पन्न में बल देना। यानी सत्याग्रह मतलब क्या होगा, सत्य को मानकर अहिंसा के लिए बल देना। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगर पूछा जाए भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई है, ऑप्शन क्या होगा, चंपारण। क्या वो चंपारण सत्याग्रह आपने सुना होगा, कहाँ है, बिहार में। बिहार में हुआ था, कब हुआ था, 1917 में। उस वक्त गांधी जी ने पहली बार इसका प्रयोग किया था। ठीक है, यह अब यहां से आपके लिए प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न बनेगा क्योंकि चंपारण से लेकर प्रश्न यहां से बनना शुरू हो जाए ज्यादातर प्रश्न। ठीक है, गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। पूछा जाए गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह क्या था, उसका आंसर क्या होगा आपका, चंपारण। क्या होगा, चंपारण। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार। किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा। जबकि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, कौन थे, रविंद्र
नाथ टैगोर, इन्होंने इसका विरोध किया, कहा साहब हमें विदेशी वस्तुओं को जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री में काफी प्रोत्साहन मिला। क्योंकि हुआ कि जब गांधी जी ने कहा भाई साहब हमें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है बल्कि स्वदेश निर्मित वस्तु का प्रयोग करना है, तो लोगों ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो विदेश से आयात हो रही वस्तुएं थी उनके में काफी क्या हुआ, मात्रा में रुकावट आ गई। ठीक है, आगे चलिए। इसका जो भारतीय उद्योग थे उनको क्या मिला, बढ़ावा मिला। इससे महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रॉक्सन, किसका, जॉन रॉक्सन की एक पुस्तक थी, क्या नाम था, अनटू दिस लास्ट, क्या नाम था, अनटू दिस लास्ट, और पढ़ी थी। और गांधी, चूंकि ये पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं, ठीक है, गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है क्या, इस पुस्तक में उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, गांधी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि व्यक्ति कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी हमारा कल्याण तभी होगा जब हम सभी की कल्याण चाहेंगे। लेकिन आजकल क्या समाज है, आजकल लोग केवल अपना कल्याण चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी आधार पर गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा प्रतिपादन किया। कौन सा किया, सर्वोदय की जो अवधारणा है उसी बुक से, कौन से, अनटू द लास्ट से प्रस्तावित किया है। ठीक है, आगे चलिएगा। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचार को थियोडोर रास्किन टॉलस्टॉय ने भी सबसे अधिक प्रभावित किया। यानी जो गांधी जी का जो आपकी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता जो विचारधारा है, वो थियोडोर रास्किन और टॉलस्टॉय के जो प्रभावित किया, यानी इनके जो विचार थे उससे क्या थे, गांधी जी बहुत प्रभावित थे। ठीक है, गांधी ने थियोडोर के सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई। कहां से, अगर पूछा जाए गांधी जी को सविनय, पूछा गया प्रश्न है आखिर गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार पाया किससे प्रेरित होकर दिया, क्या था आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और रास्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। यानी जो शारीरिक परिश्रम लोग करते हैं, लेबर वाला काम करते हैं, मेहनत काम करते हैं, और उन्होंने कहा सीखा था, आपके रास्किन के बुक से। ठीक है, और टॉलस्टॉय का एक जो प्रसिद्ध वाक्य है टॉलस्टॉय का, कौन सा, ईश्वर राज तुम्हारे भीतर है, इससे भी गांधी जी क्या हुए, काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, यह अहिंसा और असहयोग के आधार बना। यानी गांधी जी जो अहिंसा और असहयोग के जो आधार बना था वो कौन सी था, टॉलस्टॉय की बुक थी। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी ने जात विहीन अछूत की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। क्या कहते हैं, कठोर संघर्ष किया। ठीक है, और गांधी जी कहते थे हरिजन सेवा ही मेरा जीवन और श्वास है, इसलिए मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। दरअसल ये कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ और अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ, जब उन्होंने वास्तविकता समझा तब ये स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष की। कौन सा, पहला है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा। और दोनों, अहमदाबाद और खेड़ा तो कहां था, गुजरात में था, और चंपारण कहां था, आपका बिहार में था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने भाग लिया। चंपारण क्या होता, चंपारण खेड़ा जो था आपका कैसा था, किसान आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद क्या था, आपका मजदूरों से संबंधित था, यानी औद्योगिक मिलों से संबंधित था। ठीक है, देखिएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह भारत के गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। पूछा जाए अगर चंपारण सत्याग्रह किसने नेतृत्व हुआ था, आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां शुरू हुआ, क्या होगा इसका आंसर, चंपारण। ठीक है, आगे चलिएगा। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान, और हुआ क्यों था बताया जा रहा है इसमें रीजन। चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था, देखिएगा कि इसमें गोरे में जो बागान मालिक थे उन्होंने चंपारण के किसानों से अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चय करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन का 3/20 भूमि के नील की खेती करना चाहिए। यानी कि अगर मान लो 20 बिस्सा खेत है तो इसमें 3 बिस्सा क्या करना पड़ेगा, आपको नील खेती का उत्पादन करना पड़ेगा। इसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। हुआ क्या, जब गोरे बागान मालिकों ने किसानों को मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध मुक्त कर लिया और लगान और गैर कानूनी अबाबों कर मानने से ढंग बढ़ा दी। हुआ क्या था, समझते हैं। इसमें हुआ क्या था, जब नील के उत्पादन के लिए किया जाता था, हुआ क्या, जब जर्मनी में, कहा, जर्मनी में रासायनिक, कौन सा, रासायनिक नील का उत्पादन शुरू हो गया,
तो इस प्रकार के नील क्या हो उत्पादन करना एकदम समाप्त हो गया, लगभग खत्म हो गई, अंतरराष्ट्रीय मांग रही नहीं। फिर भी ये जो अंग्रेज थे जबरदस्ती इसका उत्पादन करवा रहे थे। ठीक है, देखिएगा, किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जिससे क्या कहा गया, गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य बने थे। दरअसल हुआ था, इससे पहले थोड़ा मैं कहानी बता दूं, चंपारण सत्याग्रह की एक थोड़ा सा कहानी आपको बता दूं, थोड़ा आपके दिमाग में लिंक रहेगा। दरअसल जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था, एक थे आपके नेता राजकुमार शुक्ल। कौन कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे, गांधी जी को जब लखनऊ अधिवेशन था, कब था? लखनऊ अधिवेशन का 1916 में, 1916 लखनऊ अधिवेशन गांधी जी को बताया चंपारण की स्थिति का, बताया, पूरी बताया। तब उसी बात क्या, उन्हीं के सिफारिश का आधार पर क्या किया गया था, गांधी जी क्या किए, 1917 में चंपारण गए थे। ठीक है, उन्हीं के सिफारिश के आधार पर गए थे। इसका ध्यान दीजिए, यंजी रंगा जो थे, यंजी रंगा इसका विरोध भी किए थे। यंजी रंगा गांधी जी के चंपारण जाने पर विरोध भी किए थे। ठीक है, आगे चलिएगा, हुआ क्या था इसमें, बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने के राजी हो गए, तथा इस प्रकार गांधी जी द्वारा चला गया प्रथम सत्याग्रह क्या रहा, आपका सफल रहा। गांधी के चंपारण आने से कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, पंडित राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, गांधी जी को आने के लिए क्या किया, मैं भी बताया ना, पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया, गांधी जी को मना लिया, तो भाई साहब आप चलिए। देखिए, चंपारण समस्या की जांच गांधी के सहयोगियों के आचार्य कौन, जांच में कौन कौन था, उसमें सहयोगी आचार्य जेबी कृपलानी साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ये और राजकुमार राजकिशोर प्रसाद, एच एस फौला इत्यादि लोग क्या थे, गांधी जी के साथ क्या चंपारण गए थे। ठीक है, यंजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ध्यान देना है, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है, अभी गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किसने किया था, आंसर क्या होगा आपका, यंजी रंगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ध्यान देना, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहते हैं, महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, चंपारण के बाद गांधी जी का अपना अगला प्रयोग क्या किया, 1918 में क्या किया, अहमदाबाद कॉटन मिल में क्या किया था, अहमदाबाद कॉटन मिल की घटना घटी थी। उस वक्त क्या किया, मालिकों और मजदूरों के बीच में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। हुआ क्या था, उसका फ्लैग आया था, फ्लैग आने की वजह से क्या हो गया था, काफी ज्यादा अव्यवस्था हो चुकी थी, इसलिए उस पर बोनस की बात चल रही थी। जो मजदूर थे वो बोनस की मांग कर रहे थे, और मकान मालिक बल्कि सॉरी जो औद्योगिक मालिक थे वो वेतन भी काटने के लिए उतारू थे, इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, देखिएगा, गांधी जी ने मालिक और मजदूरों के सारे मामले एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने को राजी कर लिया, और लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और स्वीकार न करने वाले मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। ठीक है, मालिक के इस व्यवहार से गंभीरता से ले लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाना शुरू हुआ। बाद में हुआ का, मजदूर को उत्साह बढ़ने और संघर्ष तेजी करने के खुद अनशन बैठने का फैसला लिया, और इस अनशन मालिकों पर असर पड़ा और सारे मामले ट्रिब्यूनल को सौंपने के राजी हो गए, और बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस का फैसला सुनाया। हुआ क्या था, दरअसल जब गांधी जी बात करने गए तो उन्होंने कहा था, चूंकि मकान मालिक बार बार निकल रहा है, औद्योगिक मालिक जो थे उन्होंने कहा था, भाई साहब हम 20% बोनस देंगे। मजदूर क्या थे, कह रहे 50% मांग रहे थे बोनस। बाद में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल जब गठित किया, ट्रिब्यूनल कहा न तुम्हारा न तुम्हारा, बल्कि 35% बोनस दिया जाएगा, और 35% बोनस बाद ये हड़ताल क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलिएगा, वर्ष 1918 में गांधी के खेड़ा में किसान फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने लगान की छूट नहीं दी। जैसा होता क्या, जब फसल नहीं हुई तो किसान कहां से दे आपको लगान, फिर भी जो अंग्रेज थे किसान मांगने में, लगान मांगने में तुले हुए थे। तो उसे क्या हुआ, इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में एक सत्याग्रह संगठित किया, और महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, जब क्या ये कहां से क्या था राष्ट्रपिता, जब वो वर्मा में थे वहां के टेलीफोन के माध्यम से ये कहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज रेडियो से बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित किया और कहा, राष्ट्रपिता नाम से कहा था। ठीक है, उन्होंने और क्या कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता क्या कहा था, भारत के जो युद्ध है उसके शुरू हो चुका है अंतिम दौर। ठीक है,
भारत की मुक्ति की इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। हुआ नोआखली। नोआखली काल कब हुआ था दोस्तों? जब जिन्ना जो है पार्टीशन अलग करना चाहता था बंगाल के, और जब ये कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया था, उसी बाद 1946 में, कब? अक्टूबर 1946 में क्या किया था? अक्टूबर 1946 में ये आपकी नोआखली घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, उसी समय जो थे, पूछा गया है, प्यारेलाल जो थे गांधी जी के सचिव थे। ठीक है, उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, जबकि प्यारेलाल गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, आगे चलिएगा। जमनलाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। जो जमनलाल बजाज साहब थे, ये गांधी जी के बहुत ही सहयोगी थे। ठीक है, उनका जन्म रायपुर में हुआ था। उन्हें वर्धा के धनवान व्यापारी ने गोद लिया था, और 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए, जीवन भर उनके अनुयायी रह गए। ठीक है, क्योंकि जमनलाल जी क्या थे, महात्मा गांधी से 1915 संपर्क में आए थे और आजीवन उनके साथी बनकर रह गए थे। वर्ष 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया, और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में उन्होंने अपना राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, आखिर किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी? उसका आंसर क्या होगा? जमनलाल बजाज। ठीक है, कांग्रेस को कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी रहे, और 1923 में उन्होंने क्या कहा कि झंडा सत्याग्रह में अपना भाग लिया। पूछा गया प्रश्न कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 1923। ठीक है, 1923 में सविनय के आंदोलन में इन्होंने जेल भी गए थे ये। ठीक, आगे चलिएगा। आगे है चार्ल्स एंड्रयूज, या जिसे दीनबंधु कहते हैं। इन्हें सेंट स्टीफन कॉलेज के क्या थे? प्रधानाध्यापक थे। और चूंकि इनका जो नियत था, जो इनका मनोदशा थी, काफी उदारवादी थे, इसलिए क्या उनका भारतीयों का लगाव काफी अच्छा था, और इसीलिए इन्हें क्या दीन बंधु कहा गया। क्या कहा गया? दीन बंधु कहा जाता है। ठीक है, और ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा गांधी जी के अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। ठीक, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका फिनिक्स फर्म के गांधी जी के साथ रहे थे। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में जो फिनिक्स फर्म था, उस वक्त गांधी जी के पास रहे थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी निरंतरता चिंता देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए इन्हें दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था, आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे एंड्रयूज 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। अगर पूछा जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पहले अध्यक्ष कौन थे, मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ठीक, गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। ठीक है, आगे क्या? छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, और कहां पर? रायपुर में। ठीक है, और स्थान कौन सा? धमतारी में। कहां पे? धमतारी में। इसके अतिरिक्त नवंबर में यहां पर आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ध्यान देना है। गांधी जी शुरुआत में थे, लेकिन बाद में 1934 क्या किया था, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। गांधी जी 1930 में जोहानसबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित किया। कहां किया था? जोहानसबर्ग में। अभी आपने जस्ट कुछ दिन पहले किया था, 1901 में क्या किया था इन्होंने? कहां पे? बंबई में। कहां पे? बंबई में क्या किया था? अपना कार्यालय खोला था। क्या खोला था? कार्यालय खोला था। ठीक है, गांधी ने अपने लॉ फर्म ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर लागू किया था। गांधी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासी के स्वभाव में ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यह निश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी अर्थनीति में सभी की तरफ शोषण का विरोध करती है, क्योंकि अगर ऐसी नीति रही, अगर किसी शोषण भी हो रहा है, तो फिर हमारे नीति का क्या मतलब? ठीक है, आगे चलते हैं। चाहे वह शोषण देश के अंदर हो या फिर दूसरे वर्ग का बाहर हो, क्या हो, लेकिन शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण ये स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। ठीक है, इसके लिए स्वदेशी उद्योगों को पुनरुद्धार करना, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। क्योंकि उनका मानना था, अगर हम स्वदेशी उद्योग रहेगा, घर घर उद्योग रहेगा, इससे क्या होगा, लोग अपनी आवश्यकताओं को खुद उत्पादन कर सकेंगे और शोषण का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए गांधी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े आदि के काम पर जोर दिया था। ठीक है, आगे चलिए। गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषित आर्थिक सामाजिक सुधार करने के लिए मदद मिलेगी।
30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे ने क्या किया था, इन्होंने गोली मार दी थी। और जब इन्होंने गोली मारी गई थी गांधी जी को, तो उनकी मृत्यु पर जो प्रधानमंत्री थे, कौन तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जी, जो चाचा जी, क्या किए थे, उन्होंने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। क्या कहा, हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। ठीक है। चतुर्दिक अहंकार, सॉरी, चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं, कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं थे। ये क्या है, नेहरू जी का क्या है, स्टेटमेंट है। क्या है, नेहरू जी का ये स्टेटमेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा, करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन क्या है, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर या उपयुक्त में सभी। कहाँ के थे, उपयुक्त में से सभी। करमचंद गांधी कौन थे? ये गांधी जी के पिताजी थे। पिताजी थे, इन्हें क्या कहा जाता, काबा भी कहा जाता। क्या कहा जाता, प्यार से लोग क्या कहते थे, काबा भी कहते थे। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए डिटेल हम लोग देख चुके हैं, ज्यादातर कोशिश करेंगे प्रश्नों को ही देखने की कोशिश करेंगे, जहां मुझे लगेगा कि नया प्रश्न है उसका डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बार बार रिपीटेशन हो, इससे बचने के लिए यही काम किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? ऑप्शन क्या है, सामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट और गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, सामल दास कॉलेज भावनगर में क्या किया था, इन्होंने अपनी पढ़ाई किया था। ठीक है, देखिएगा, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से प्रारंभ की। कहां से की थी, पोरबंदर से शुरुआत किया था। और उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में स्थित अल्फ्रेड स्कूल से प्राप्त किया था। और इसके उपरांत भावनगर स्थित सामल आर्ट कॉलेज में इन्होंने क्या किया था, अपना नामकरण करवाया था। ठीक है, यह नामांकन करवाया था। और इसके उपरांत यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने क्या किया था, लॉ की पढ़ाई की थी, जो एलएलबी होती है, जिसे हम एलएलबी कहते हैं। आज अब किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। गांधी जी ने कहाँ से किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। कहां से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ठीक है, आगे चलिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ऑप्शन क्या है सामने, नवजीवन, अफ्रीकानर, इंडिया गजट या इंडियन ओपिनियन। क्या होगा दोस्तों इसका, इंडियन ओपिनियन। क्या होगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे चलिएगा। और इसका जो इंडियन ओपिनियन जो नाम दिया गया, इसमें नाम कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। किसमें देख लीजिएगा, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। ध्यान देना, उर्दू में नहीं स्थापित किया था। कहां पे, उर्दू में नहीं ये प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, फिनिक्स फर्म कहाँ है? फिनिक्स फर्म कहाँ है? अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेनेशन देखे थे। जो फिनिक्स फर्म था कहां पर स्थापित किया गया था, डरबन अफ्रीका में। कहां पे, डरबन अफ्रीका में। ये गांधी जी क्या था, पहला आश्रम था, गांधी जी का पहला आश्रम था। ठीक है, आगे चलिएगा। एमके गांधी समर्थक थे। एमके गांधी समर्थक किसके समर्थक थे, मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणीवादी समाजवाद के, आदर्शवाद या दार्शनिक अराजकतावाद। किसमें थे दोस्तों, दार्शनिक अराजकतावाद पे। क्यों, ये उनका मानना यह था कि हमें राज्य की जरूरत नहीं है। क्या है, राज्य की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर सत्य की भावना का जागृत कर दें। सब अगर अच्छे से रहे तो हमें राज्य या पुलिस जैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे? ऑप्शन क्या है, छुआछूत की समाप्ति और नशाबंदी, सत्य और अहिंसा, खादी और चरखा या सत्य सही लक्ष्य और सही उपाय। आंसर क्या होगा दोस्तों, सत्य और अहिंसा। गांधी जी जो युगल सिद्धांत थे क्या थे, सत्य और अहिंसा। क्या थे, सत्य और अहिंसा। आगे चलिएगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, आगे क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की रास्ता, ईश्वर संस्मरण की एकमात्र रास्ता, आत्म विलीनकरण की रास्ता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी सत्य क्या है इसके प्राप्ति का जो रास्ता होगा, इसके गांधी जी का ही सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। ठीक है, कह रहा है बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या समाजवादी में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। ध्यान देना है दोस्तों, जो गांधीय समाजवाद है, जो गांधी जी का समाजवाद है, ये मार्क्सवाद से हट करे। मार्क्सवाद और समाजवाद का दोनों मिला जुला रूप है। यानी ये कहीं गांधी जी ने नहीं दर्शाने की कोशिश किया कि मार्क्स के अनुयायी है। ठीक है, यानी मार्क्स और गांधी में काफी ज्यादा अंतर है। क्यों, क्योंकि जो
मार्क्स है, मार्क्स चाहता है जो आपका कुलीन वर्ग है वो समाप्त हो जाए और जो आपका बुर्जुआ वर्ग है उसका उदय हो, क्यों बुर्जुआ वर्ग में फोकस करता है, सॉरी, हाँ बुर्जुआ वर्ग में फोकस करता है, जबकि गांधी जी का ऐसा नहीं है। गांधी सर्वोदय के सिद्धांत पर, किसके, सर्वोदय, किसके, सर्वोदय के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति के निम्नलिखित किससे सबसे अंतिम स्थान दिया? ऑप्शन क्या है? बहिष्कार, धरना, ठीक है, अगला क्या है? उपवास या हड़ताल। आंसर क्या होगा इसका? हड़ताल। हड़ताल को गांधी जी ने क्या किया था? एकदम अंतिम स्थान पर दिया था। ये कहा भाई जब कुछ ना हो जाए, जब कुछ ना हो तब क्या करिएगा आप लोग? हड़ताल करिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके, गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? कथन सही नहीं है, ध्यान देना है। ऑप्शन क्या है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। अगला, सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। या सत्याग्रह को अपने संकल्प के दृढ़ विश्वास होना चाहिए। या सत्याग्रह को विद्रोही के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? दोस्तों ये पहला ऑप्शन है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह नहीं था। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह सिंपल कॉन्सेप्ट है, सत्य को अपने जो शत्रु है उसके हृदय को परिवर्तित करना। क्या करना? हृदय को परिवर्तित करना। ठीक है, यही उसका उद्देश्य था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आप सामने, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी की अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या महिलाओं और बच्चों को उत्पीड़न। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? गांधी जी जो थे गरीबी को सबसे बड़ा हिंसा मानते थे। क्या मानते? गरीबी को सबसे बड़ा हिंसा मानते थे। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। गांधी जी के परिवार नियोजन के हेतु क्या तरीका बताया था? ऑप्शन क्या है? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, लूप या निरोध। उन्होंने आत्मनियंत्रण क्या बताया था? आत्मनियंत्रण क्या रहा था? परिवार नियोजन की बेस्ट तरीका बताया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ऑप्शन क्या है आपके सामने? 20 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष या 15 वर्ष। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? 21 वर्ष। कितने थे? 21 वर्ष तक गांधी जी वहां पर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। कब से? गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में क्या किए थे? 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और अफ्रीका से डरबन आए थे और दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और वे 1915 में भारत लौटकर आए थे। ठीक है, आगे चलिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष से लौटे? ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 1915 में। कब? 1915, 9 जनवरी 1915। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आपको ये घटना पता होगा, क्योंकि जब गांधी जी एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो अंग्रेजों ने इनको देखा, किसी अंग्रेज ने देखा, कहा आप ब्लैक होकर इस डब्बे में कैसे बैठ सकते हैं? इसी क्या हुआ, उनमें जब बहस हो गई थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया, उसको बाहर भगा दिया था, मतलब उनको बैग बाहर फेंक दिया था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन क्या है? जोहानसबर्ग, डरबन, प्रोटिया या फिर पीटर्स मार्टिनबर्ग। क्या होगा? पीटर मार्टिनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन आगे चलिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप पीटर्स मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, एम के गांधी यानी महात्मा गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन क्या है आपका? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920। आंसर क्या होगा? 1901 वाला जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन है? दिनसा वाचा। कौन सी दिनसा वाचा कर रहे थे, इसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस आश्रम नगर के बाहर स्थित है? किसके बाहर स्थित है आप बताइएगा। ऑप्शन क्या आपके सामने? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या फिर वर्धा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अहमदाबाद। क्या था? अहमदाबाद। ठीक है, देख चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोरचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, यह आश्रम
विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्योंकि पहले कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, कहा कोचरब क्षेत्र में, कहाँ पे, कोचरब क्षेत्र में। बाद में इसकी क्या किया, अधर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किस नदी पर एक आश्रम बनाया था? आश्रम क्या है आपके सामने, स्वधाय, हरिजन, सत्याग्रह या फिर स्वराज? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, सत्याग्रह। क्या था, सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलिएगा। महात्मा गांधी के संबंध संबंध निम्नलिखित आश्रमों से कौन सा सबसे पुराना है? ऑप्शन क्या है आपके सामने, साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। अब बताइए कौन सा इसमें सबसे पुराना है दोस्तों, कौन सा, फिनिक्स। फिनिक्स वाला जो आश्रम है सबसे पुराना है। कब स्थापित हुआ था, 1904 में। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कहां पर, डरबन में। कहां पे, डरबन में, यानी ये सबसे पुराना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन में दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। ठीक है, और फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 में दोबारा खोल दिया गया। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। आगे चलिएगा। आगे है, गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया, यानी सेवा धर्म को कहां से अपनाया? ऑप्शन क्या है सामने, मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या फिर पुणे? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक फारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचायक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। ठीक है, और बीमारी दुखियों की सेवा कार्य का आरंभ किया। यहाँ उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की और उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों को देखने एवं सेवा कार्य भी किया। क्योंकि बोअर युद्ध जब हो रहा था उससे जो सैनिकों की सहायता किया था, इन्होंने अपना काम जिसने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ठीक है, कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? राजनीति तात्पर्य क्या बताया था? ऑप्शन क्या है, धर्मविहीन राजनीति, सत्यविहीन राजनीति या फिर जन कल्याण के लिए सक्रियता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सोचो गांधी जी को आप समझते होंगे, ऐसे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, अपने आप इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी ने राजनीति को प्रतिमान प्रस्तुत किया और निम्न में से कौन सी विशेषताएं उनमें से नहीं है? आप बताइएगा, नैतिकता, मानवता, धन और सत्ता। आप बताइए आखिर गांधी जी किसके नहीं होंगे? इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, सत्ता। गांधी जी सत्ता के लालची नहीं थे। अगर सत्ता के लालची होते शायद वो राष्ट्रपति बन के बैठे होते, प्रधानमंत्री बन के बैठे होते, इतना वो आंदोलन न करते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था? ऑप्शन क्या है आपके सामने, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, महात्मा गांधी। क्या था, महात्मा गांधी। दरअसल ये शब्द इन्होंने नहीं किया था, बल्कि इनके भतीजे थे। इनके भतीजा क्या, मगन लाल द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कई बार किया गया था। इसी को देखकर उन्होंने सत्याग्रह शुरुआत किया था। क्या था, सत्याग्रह में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? आप बताइए ऑप्शन क्या था, क्या होगा इसका आंसर, पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? आंसर क्या होगा दोस्तों, महात्मा गांधी। कौन सा पहला सत्याग्रह था, 1917 का चंपारण। कौन सा, चंपारण उन्होंने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।